नमस्कार। द लीगल ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है और मैं हूं खुर्रम निजामी। आज हम बात करेंगे हिजाब केस का, क्योंकि इसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और डबल बेंच ने सुनी, यानी दो जजेस ने सुनी और दोनों का व्यू से डिफर था। एक ने कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको डिटो किया तो दूसरे ने उसको खारिज कर दिया। और अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई हैं उनको भेज दिया गया है मामला। अब वो बेंच बनाए के बाद हियरिंग होगी, लेकिन तमाम बातें उसमें आई हैं। जस्टिस धूलिया की बात करें, जस्टिस गुप्ता की बात करें, उस पूरे मसले पर हमारा बात करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जस्टिस एन मित्तल, जो कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं और उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जस्टिस मित्तल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू। हाँ? तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का जिक्र हुआ है इसमें। जो जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि जस्टिस 14 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का मतलब क्या है और वो क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट है। इसी तरीके से आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या और भी जो राइट्स हैं, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जस्टिस धूलिया साहब ने ये बात कही है कि इसमें आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25(1), आर्टिकल 25 कहता है रिलीजियस फ्रीडम। तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25 का ही क्वेश्चन था, और एंटायर कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाज नॉट एसेंशियल इन द डिस्प्यूट। रिलीजियस प्रैक्टिस अलग चीज है, फंडामेंटल राइट अलग चीज है। तो उन्होंने ये कहा कि वैसे तो उनका जो मेन थ्रस्ट है, वो मेन थ्रस्ट ये है कि लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़कियां, खासतौर पे मुस्लिम लड़कियां, काफ़ी सोशली बैकवर्ड हैं और हिजाब पहनना या ना पहनना ये पसंद की बात है। उन्होंने इसको रिलीजियस प्रैक्टिस से ना तो जोड़ा है और ना ही इसको खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ये पसंद की बात है। और जो मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया, वो मुख्य रूप से ये उठाया गया कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य प्रैक्टिस है या नहीं है। जबकि ये विवाद नहीं था। विवाद ये था कि एक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसमें कि एक ड्रेस प्रेस्क्राइब्ड है, उस ड्रेस के अलावा क्या कोई व्यक्ति अन्य कोई ड्रेस पहन सकता है या नहीं पहन सकता है। तो ठीक है, इस सवाल को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया है कि हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम की है या नहीं है, और क्या ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत राइट टू वियर हिजाब कैन बी क्लेम्ड एज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड आर्टिकल 21 का भी हवाला दिया उन्होंने कि पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में कवर होती है, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19(1)(a) में कवर होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्या एक एक मुद्दा ये भी विचारणीय था कि क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो जियो है 5 फरवरी 2022 का, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। क्योंकि ये सुनिश्चित है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, इन सब पर भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। आप ये देखें कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि कास्ट, क्रीड, सेक्स या अन्य किसी के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को अलग अलग नहीं किया जाएगा। परंतु फिर भी जैसा कि संविधान में ही प्राविधान है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था दी गई है, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच,
इस पर भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अनाप शनाप कुछ भी बोले कि उसको फंडामेंटल राइट है। उसके बारे में भी मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। और ये मुद्दा मुख्य रूप से इमरजेंसी के दौरान 76 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा हुई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने का राज्य का अधिकार है और कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इसी तरीके से आपने ये देखा होगा कि हाल ही में आर्टिकल 25 जो कि राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में है, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी और ये हिजाब केस के दौरान भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। उसमें भी जैसा कि आप आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस का सवाल है, उसमें भी ये है कि दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे वो लिखने का अधिकार हो, उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। एक और बिंदु था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचारणीय था कि क्या हिजाब को इस आधार पर रोक देना चाहिए कि किसी एक विशेष वर्ग ने इस पर आपत्ति की है या उस विशेष वर्ग ने केसरिया साफा बांध करके या केसरिया गमछा बांध करके उसका विरोध किया है, तो क्या उनकी वीटो पावर है ऐसे लोगों की? ये भी, इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि वेदर देयर इज एनी लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, राज्य का क्या कोई विशेष अधिकार है कि जिसमें वो इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन लगा सके, जो कि मुस्लिम लड़कियों को, जो कि वैसे ही पहले से ही सोशली बैकवर्ड हैं, उनके शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करता हो। एक चीज और है, बहुत अच्छी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाई गई कि अगर स्कूल ड्रेस कोई प्रेस्क्राइब्ड है और उसी स्कूल ड्रेस के कलर का अगर कोई हेड स्कार्फ, सेम कलर का अगर कोई हेड स्कार्फ परमिट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और क्या इसे रीजनेबल एकोमोडेशन माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। देखिए, जो भी कानून है वो रीजनेबलनेस पर लागू होता है, चाहे वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो, चाहे वो रीजनेबल एकोमोडेशन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इस बात पर भी विचार किया कि सेम कलर का ड्रेस अपनी जगह है, सेम कलर का हेड स्कार्फ क्या परमिट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और एक चीज और विचार किया कि क्या क्लासरूम में, जहां की एक निर्धारित ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब्ड है, उसमें रिलीजियस ड्रेस को पहनना क्या फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। एक और था कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई ड्रेस प्रेस्क्राइब की जाती है तो क्या इसको अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना जाए या ना माना जाए। तो इन सारे बिंदुओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया है। और जैसा कि जस्टिस गुप्ता ने अपने जजमेंट में लिखा है कि उन्होंने 11 प्रश्न फ्रेम किए थे और वो 11 के 11 प्रश्न अपीलांट्स के विरुद्ध हैं, इसलिए वो जो अपील है उसको खारिज करते हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को बहाल करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत जस्टिस धूलिया ने मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्य रूप से लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया है उन्होंने चॉइस की और बात उन्होंने की। चॉइस की बात कही है और उन्होंने कहा कि ये पसंद और नापसंद का सवाल है। तो देखिए, अब हम आ जाते हैं एक सोशल स्ट्रक्चर पर। जैसे कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अपनी पारंपरिक ड्रेस पहन करके कोर्ट रूम में अपीयर नहीं हो सकता। और उसके लिए जो निर्धारित ड्रेस है, काला कोट, सफेद शर्ट, बैंड, वही वही पहन करके उसको अपीयर हो सकता है। जी। तो एक अनुशासन भी कोई चीज होती है। और मैं ये मानता हूं कि
जहां जिस इंस्टीट्यूट में या जिस जिस दायरे में एक अनुशासन फॉलो होना चाहिए। अनुशासन फॉलो होने से मेरा तात्पर्य ये है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यह अनुशासन है कि जब भी कोई कन्वोकेशन या कोई अन्य फंक्शन होता है तो उसमें सारे स्टूडेंट्स को शेरवानी, चूड़ीदार पजामा और सिर पर टोपी ये पहनना अनिवार्य है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि साहब ये हिंदुओं पर अनावश्यक रूप से दबाव डाला जा रहा है। ये वहां का एक डिसिप्लिन है। इसी तरीके से मंदिर में, या मैं मस्जिद की ही बात कर लेता हूँ, मस्जिद में जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं हमारे मुसलमान भाई बाकायदा पजामा और कुर्ता पहन करके जाते हैं और सिर पर गोल टोपी पहन करके जाते हैं। तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकता है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, इस बारे में कहीं कोई विवाद नहीं है। परंतु जहां तक स्कूलों का सवाल है, और चाहे वो स्कूल कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, हमने भी एजुकेशन ली है, काफी दिन तक एजुकेशन ली है। और एक ड्रेस कोड प्रोवाइड करने का एक सीधा सीधा तात्पर्य यह होता है कि स्टूडेंट्स आपस में सामंजस्य बना करके रखें और वो जाति या धर्म के आधार पर उनके दिमाग में कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का उत्पन्न ना हो। इसके अलावा और जो उससे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात यह है कि हर स्कूल में अमीरों के भी बच्चे पढ़ते हैं और गरीबों के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो जहां स्कूल ने एक कोई ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब कर दिया है, तो चाहे अमीर का बच्चा हो उसको भी खाकी पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा, और चाहे गरीब का बच्चा हो उसको भी खाकी पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर का बच्चा सूट बूट टाई पहन करके आवे और गरीब का बच्चा खाली शर्ट और पैंट या हाफ पैंट पहन करके आवे। तो एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए ये चीज भी जरूरी है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप जा रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन में वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट को, कोड ऑफ ड्रेस को, और आपने देखा होगा, मैं और स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, बहुत से फंक्शन, सरकारी फंक्शन और गैर सरकारी फंक्शन, इवन प्राइवेट फंक्शन भी ऐसे होते हैं कि जहाँ जिस व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है उसको स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि आज का ड्रेस कोड ये है। सरकारी अस्पताल, सरकारी फंक्शन। कार्यक्रमों में भी जी जी जी। और प्राइवेट कार्यक्रमों में भी। जैसे मान लीजिए कोई विशेष फंक्शन है, हरियाली तीज का है हमारे यहाँ जैसे होती है, तो उसमें कह दिया जाता है कि आज का ड्रेस कोड हरे रंग का कपड़ा है। हरे कपड़ा। तो ड्रेस कोड किसी भी रूप में इसको धार्मिक रूप में नहीं माना जाना चाहिए, और ड्रेस कोड को मेरे अपने दृष्टिकोण से केवल एक अनुशासन के रूप में ही माना जाना चाहिए, और हम सभी उस अनुशासन से बाध्य हैं। हमें अनुशासित रहना चाहिए। हमें जो भी हमारा इनवाइटी है, जो भी हमारा स्कूल है, जो भी हमारा मंदिर है, जो भी हमारा मस्जिद है, उसमें हमें इस बात को मान करके चलना चाहिए कि यहाँ जो ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब्ड है हमें उसको फॉलो करना है। अगर हमें जाना है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसमें मित्तल जी साहब, मैं बताइए। रोक रहा हूँ आपको, माफ करिएगा। एक बात जी इसे, जस्टिस धूलिया ने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, जो फैसला सुनाया, वो गलत तरफ मुड़ गया। उन्होंने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। इसको धर्म की कोई यहाँ जरूरत थी नहीं, धार्मिक नहीं था ये मामला। ये एक ड्रेस कोड से था, जो आपने शुरू में भी कहा। तो हाँ बिल्कुल सही हम है। मैं तो हम इसको कैसे माने? एक ड्रेस कोड को माने कि वो मामला था कि ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर जो धर्म का एंगल इसमें आया, और तमाम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, कुरान में पूछा गया कहाँ लिखा गया कि हिजाब जरूरी है, जी तो जी उसका भी जिक्र किया क्या वो वकील साहब ने। तो सवाल यही उठता है कि ड्रेस कोड को लेकर बात होनी चाहिए थी, लेकिन धर्म को लेकर कैसे बात होगी? दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आदेश था कर्नाटका सरकार का हिजाब को लेकर के, ये खास समुदाय, खास धर्म को टारगेट किया गया। तो अगर इस नजरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसका जजमेंट ऐसा दे कोई और विवाद ना खड़ा हो, या क्या इसको देखिए मैं आपकी आउट करना चाहिए? हाँ हाँ मैं आपकी इस बात से
सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो आदेश है 5 फरवरी 2022 का, वो किसी खास वर्ग को नहीं, बातें कही टारगेट गई करने है, के ये उद्देश्य बातें से कही है। गई। नहीं, जी। बातें कही गई, मैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं। किसी खास वर्ग को टारगेट करने के उद्देश्य से नहीं कही गई हैं। और आपको शायद जानकारी हो कि ये जो प्रथा, तथाकथित प्रथा, कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहन करके आने वाली है, आई है, ये कुछ साल, 2 साल, 3 साल की है। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद से या हमेशा से वहां हम्म। लड़कियां हिजाब पहन करके आती रही हैं। ऐसा नहीं है। तो इसको तो एक धार्मिक रूप, कुछ तथाकथित धार्मिक ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने इसको अनावश्यक रूप से एक धर्म का रूप देने का प्रयास किया। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हो सकता है कि उन लड़कियों को टारगेट करके उनको बरगलाया गया हो, ताकि राज्य में या स्कूल में अशांति पैदा हो। मैं हम्म। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट के बाद से या प्रारंभ से हिजाब पहन करके आती रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ साहब, ये उनका फंडामेंटल राइट था, ये उन्होंने हमेशा से इसको अख्तियार किया है। पर अगर आप अचानक कोई चीज पहन करके आने लगे और फिर उसमें आप धर्म की आड़ लेकर के ये कहने लगे कि ये तो हमारा धार्मिक मामला है, तो ये माना जाएगा कि आप अनावश्यक रूप से पंगा ले रहे हैं। स्कूल प्रशासन से आप अनावश्यक रूप से पंगा ले रहे हैं। और एक इसमें दुहाई ये भी दी जाती है कि सिख बच्चों को पगड़ी पहनने का उनकी बात अधिकार है। है। हाँ, ये भी एक कहा गया है, ये भी कहा गया है। तो सिखों के जो मानक हैं, 5 हैं: कच्छा, कृपाण, हम्म। केश। 5 जी। 5 चीजें हैं। 5 की। तो अब जैसे आप ये कह सकते हैं कि साहब, हेलमेट लगाना जरूरी है सड़क पर चलते समय, परंतु सिखों को इस हेलमेट से छूट दी गई है। तो राइट। ऐसा नहीं है कि सिखों को इस हेलमेट से विशेष रूप से छूट दी गई है, नहीं। बल्कि इसके पीछे कारण ये है कि जो पगड़ी है, पगड़ी भी एक प्रकार से सिर के प्रोटेक्शन का काम करती है। इसलिए, और चूंकि सिखों को पगड़ी धारण करना अनिवार्य है, इसलिए उनको हेलमेट से छूट दी गई है। और फिर भी मैंने बहुत से सिख भाइयों को देखा है कि फिर भी वे पगड़ी के ऊपर हेलमेट बांध करके चलते हैं। तो जहां तक इस बात का आपका प्रश्न है कि एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए ये आदेश पारित किया गया है, मैं इससे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं। हाँ, वहां सहमत हो सकता था जहां एक खास टारगेट को तो आप एक पर्टिकुलर ड्रेस, चाहे वो हिजाब ही हो, उसको पहनने से रोकने के लिए आदेश कर दें। और दूसरे समुदाय के लोगों को आप रंग बिरंगी पोशाक या सिर पर सेफ्रॉन टोपी या सेफ्रॉन जो है पगड़ी या अन्य कोई चीज परमिट करते रहें, और एक खास वर्ग की लड़कियों को आप ये कहें कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, वहां तो मैं आपसे सहमत हो सकता हूं कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। परंतु चूंकि जहां सबके लिए एक ही नियम है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जहां सबके लिए एक ही नियम है, वहां आप इस बात को नहीं कह सकते कि ये किसी खास वर्ग को टारगेट करने के लिए ऐसा आदेश पारित किया गया है। लेकिन सर जो दूसरा सवाल आप जी। जी, दूसरा हाँ सवाल आपका क्या था? सर, मैं ये पूछा था कि जो दोनों जज जज साहिबान थे वो डिफर कर गए हैं, अब वो मामला सीबीआई के पास चला गया है, नई बेंच बनना है। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कि जब दोनों जज साहब ने अपनी अपनी बात रख दी है, एक ने एजुकेशन पर जोर दिया, एक ने कहा कि तो खाली इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो जो बेंच बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या फैसला आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब कितना बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का कि उसमें सारे कलर्स मौजूद हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कैसा जजमेंट आए जिससे लोग समझे कि डिसिप्लिन में भी एक रेस्ट्रिक्शन होता है और वो जरूरी होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है। ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक आम बात है। ये विचारों से भिन्नता कोई अलग बात नहीं है।
हाई कोर्ट में भी जब डिवीजन बेंच बैठती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जब डिवीजन बेंच बैठती है, या इवन फुल बेंच भी बैठती है, तो आप ये देखेंगे कि डिवीजन बेंच में तो 2 लोग होते हैं जी। और फुल बेंच में ऑड नंबर होते हैं, 3, 5, 7, 9, हम्म। 11 वगैरह। तो जो फुल बेंच होती है उसमें मेजोरिटी के आधार पर जजमेंट को माना जाता है, क्योंकि वो ऑड नंबर में होते हैं। जहां तक डिवीजन बेंच का सवाल है, हाई कोर्ट में भी डिवीजन बेंच में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं, और ऐसे मामलों में मामला चीफ जस्टिस को ही रेफर किया जाता है। ये और प्रोसीजर है। चीफ जस्टिस या तो, जैसे हाई कोर्ट में परंपरा ये है कि चीफ जस्टिस या तो थर्ड जज को नॉमिनेट कर देते हैं या लार्जर बेंच को रेफर कर देते हैं। तो अगर मामला बहुत संवेदनशील है तो लार्जर बेंच को रेफर कर दिया जाता है, और अगर थर्ड जज को रेफर किया गया है, तो थर्ड जज पहले दोनों जजेस में से किसी एक की बात का समर्थन करेगा, एक का विरोध करेगा। बिल्कुल। तो वो 2:1 जजमेंट मान ट्विस्ट। लिया जाता है। जी। 2:1 जजमेंट मान लिया जाता है। ये जहां अयोध्या में तक, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो एक एक आम चीज है ये, हम्म। इसको कोई ये कोई नई चीज नहीं है। और हर जज को अपना फैसला देने का एक संवैधानिक अधिकार है। हमारे जजेस में भी किसी भी प्रकार की कोई सीनियरिटी या जूनियरिटी नहीं मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हर जज का अपना अधिकार है, हर जज इक्वल स्टेटस का है, हर जज इक्वल राइट्स का है, और हर जज बुद्धिमान है। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी वरिष्ठ न्यायमूर्ति ने कोई जजमेंट दिया है तो जो कनिष्ठतम न्यायमूर्ति है उसको ये संकोच लगे कि मैं अपने सीनियर की बात को मानूं या ना मानूं, या कैसे मानूं या क्यों ना मानूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी इक्वल होते हैं। तो इसमें क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सामान्यतया या मेरा मेरा कहना है कि कभी भी सिंगल जज सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए थर्ड जज को रेफर करने का इसको कोई औचित्य नहीं है। और जैसी कि सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है, ऐसे मामलों में ऐसे मामले लार्जर बेंच को ही रेफर किए जाते हैं। और वो लार्जर बेंच 3 माननीय न्यायमूर्तियों की हो सकती है, 5 न्यायमूर्तियों की हो सकती है, 7 की हो सकती है, जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस प्रकार से देखते हैं। और इसमें एक बात है कि अगर कोई मामला ऐसा है कि जिसमें संविधान के मूलभूत सिद्धांत या संविधान के मूलभूत अनुच्छेदों की व्याख्या समाहित है, तो ऐसे में वो मामला संवैधानिक पीठ को भी भेजा जा सकता है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सामने कोई चुनौती नहीं है, ये एक रूटीन मामला है, और एक रूटीन मामले की ही तरह सुना जाएगा। जी। लेकिन मित्तर साहब, अभी भी एक सवाल खड़ा यही होता है कि जो आज का माहौल है, जो जजमेंट आ रहा था, तो ईरान में एक तरफ वहां प्रोटेस्ट हो रहा कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, और यहाँ इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई फिर से करना शुरू करेगा जब बेंच बनेगी कि हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात एक जज साहबान ने कहा, जस्टिस संजय धुलिया साहब ने कहा कि चॉइस का मामला था। तो जब चॉइस का मामला आ जाता है तो फिर मामला थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब कोई लड़की हिजाब पहनना जाए तो इंडिसेंसी भी नहीं हो रही है। वहां की हम बात करें तो वहां क्या बात फंसी, क्योंकि कई लोग का ये कहना है कि हिजाब पहनने से क्या दिक्कत है, कोई इंडिसेंसी तो हो नहीं रही है। देखिए, प्रश्न डिसेंसी या इंडिसेंसी का है ही नहीं, प्रश्न अनुशासन का है। और जैसा कि मैंने आपको एक एक अ, बात बताई कि इस बात पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचार कर सकता है कि जो ड्रेस कोड है उसी कलर का सिर पर स्कार्फ बांधने की अनुमति दे दी जाए, हम्म। यह भी हो सकता है। तो अगर सेम ड्रेस कोड की, सेम ड्रेस के कलर की स्कार्फ बांधने की परमिशन दे दी जाती है, अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में तो भाई चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, हम्म। वो कोई किसी कलर की टोपी पहनता है, कोई किसी कलर का टोपा बांधता है, कोई किसी कलर का दुपट्टा बांधता है। तो हम्म। ये एक रीजनेबल एकोमोडेशन हुआ, हम्म। इसको रिजिड नहीं माना जाना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं साहब हम तो काले ही रंग का पहनेंगे, या हम्म। हम तो डार्क रंग का ही पहनेंगे। ये धुलिया साहब का जो कहना है कि पसंद पसंद का तात्पर्य जो मैं समझा हूं वो ये है कि पसंद से तात्पर्य ये है कि आप हिजाब पहने या ना पहने,
ना तो आपको पहनने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ना ही आपको न पहनने के लिए बाध्य किया जा सकता है। धूलिया साहब का कहना ये है। पर फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि जस्टिस धूलिया साहब ने मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया है कि मुस्लिम लड़कियां समाज में वैसे ही पिछड़ी हुई हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं, चाहे उसके जो भी रीजंस हो। मैं उसकी हाँ, गहराई में वो बात नहीं है। जाना चाहता कि मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन का स्टेटस क्या है, हिंदू लड़कियों की एजुकेशन का स्टेटस क्या है, मैं उस मसले पर नहीं जाना चाहता। पर जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया है कि मुस्लिम लड़कियां क्योंकि समाज में वैसे ही काफी बैकवर्ड हैं, तो इसलिए उनकी एजुकेशन ही प्राइमरी हमारा उद्देश्य है और उनको हर हाल में एजुकेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैं फिर जो मेरा मन है, मेरा जो विचार है, मेरा फिर भी विचार ये है कि ये किसी खास धार्मिक ठेकेदारों ने बच्चों को टूल बना करके, उनको एक हथियार बना करके एक एक अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। मैं पूरी तरह सहमत होता आपसे कि ये बच्चे जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल किए हैं, ये बच्चे जो हिजाब पहन करके आ रहे हैं, वो जिस दिन से उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया है और उस दिन से और आज तक निरंतर पहनते रहे हैं, तो मैं आपकी बात के आगे सरेंडर कर जाऊंगा। और अगर उन्होंने स्कूल में एडमिशन लेने की तारीख से लगातार नहीं पहना है और 2-4 महीने से या 2-3 महीने से पहनना शुरू कर दिया है, तो फिर मैं इसे यही मैं यही मानूंगा कि निरीह बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, उनकी एजुकेशन में बाधा उत्पन्न की जा रही है, उनको उनको अनावश्यक रूप से बरगलाया जा रहा है। और आजकल बरगलाना हमारे देश में बहुत प्रचलन हो गया है। कश्मीर में आपने देखा कि लोगों को किस तरीके से बरगलाया जाता है। सभी सभी जगह आपने देखा होगा। मैं किसी खास ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपके आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब सीएए और नागरिकता के संबंध में आंदोलन हुए थे, मैं उस समय लखनऊ में मौजूद था। लखनऊ के लोग बहुत ही ज्यादा अमन पसंद हैं। वो कभी भी झगड़ा झंझट में जी। इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और मान्यवर जब वहां की झगड़ा झंझट की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उनको जब खंगाला गया, तो उसमें पाया गया कि 95% लोग बाहर के थे, केवल 5% लोग लखनऊ शहर के थे, 95% लोग बाहर के थे। तो वो भाई बाहर के लोग क्या करने आए थे? और यही स्थिति सारे शहरों में हुई। तो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि आजकल हमारे बच्चों को, एक समुदाय विशेष को, महिलाओं को बरगलाना बड़ा आम बात है। और ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी नेतागिरी चलाने के लिए, अपने धर्म की दुकान को चलाने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मैं किसी पर्टिकुलर वर्ग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सभी वर्गों में ये हालत है। जी जी। गांव देहात में भी ये हालत है कि सवर्ण और बैकवर्ड उसके आधार पर जो है काफी पार्टी बंदी रहती है। तमाम क्राइम उसी आधार पर होते हैं कि साहब ये हमारा ठाकुर ठाकुर साहब की चारपाई पर कैसे बैठ गया। तो ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और इन्होंने बरगला करके उन बच्चियों को टारगेट किया है, उनको एक अपना निशाना बनाया है। और बच्चे हमेशा सॉफ्ट टारगेट होते हैं और इस विवाद को अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश की गई है। कुछ भी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस एन मित्तल साहब, द लीगल ऑब्जर्वर से बात करने का। तो आप थे जस्टिस एन मित्तल साहब जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो मामला है सीबीआई तय करेगी कि कितने लार्जर बेंच बनना है, क्या होगा उसके बाद, क्या कुछ होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा है कि डिसिप्लिन होना जरूरी है। ड्रेस कोड अगर है तो उसका पालन करना चाहिए, जिससे कि एकरूपता आए और लोग को समझ आए कि सब एक है। कोई भी दीवार हो वो वहीं टूट जाती है। तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप करें इंतजार, क्योंकि बहुत जल्द एक नए इशू के साथ, एक नए मेहमान के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।